जी बेटा पूछिए। सर आप ये बुक ज़्यादातर मैंने आपके हाथ में ये वाली बुक देखी है। आप बाकी बुक्स भी रीड करते हैं, इंग्लिश की जो भी हो आप रीड कर रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ब्रेक टाइम ऑफ टाइम पे आपके हाथ में ये बुक होती है। इस बुक में ऐसा क्या है जो आप हर वक्त रीड कर रहे होते हैं? बेटा इस किताब ने मेरी ज़िंदगी पे बड़ा इन्फ्लुएंस छोड़ा है। इस किताब ने मुझे बड़े नए लोगों से मिलवाया है। इस किताब ने मुझे सिंध की सरज़मीन सहराओं का सफ़र करवाया है, जो वरना मैं कभी ना जाता। इस किताब से रिलेटेड कंटेंट ने मुझे कराची में स्टे करवाया है कुछ नए लोगों के दरमियान, जिन्हें मैं ज़िंदगी में शायद कभी मिल ना पाता। इस किताब ने जब मेरे लिए ज़िंदगी अपने सारे मीनिंग्स खो चुकी थी, लाइफ ट्रेजेडीज़ कुछ ऐसी हुई कि मेरे लिए ज़िंदगी बेमाना हो गई थी, मेरे लिए ज़िंदगी कोई खुशी खुशी नहीं रही थी, मेरे लिए कोई मौसम नहीं रहा था, हर चीज़ मेरे लिए टेस्ट लेस हो चुकी थी। और इस किताब ने मुझे बड़ी पावर दी है, मुझे दोबारा ज़िंदगी में खड़ा किया था। इस किताब ने बहुत सारे गिरे हुए लोगों को उठाया है। बेटा ये किताब है डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल की, मैन्स सर्च फॉर मीनिंग इस किताब का नाम है। इस किताब को स्टीफन और कवी ने अपनी किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इन्फ्लुएंशियल पीपल में इस किताब का जिक्र किया था। हिटलर ने जर्मनी में, पोलैंड में, जेलों में, ऑशविट्ज़ में, कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर लोगों को बदतरीन सलूक के साथ कैद रखा था। खाने को कुछ नहीं देते थे, पहनने को लिबास नहीं था। एक एक डरबे में 6-6 बंदे अंदर घुसेड़े हुए थे, उन्होंने बंद थे, बदबू थी, स्मेल थी, बीमारियों से लोग मर गए, हड्डियों के ढांचे कईयों के वहाँ पे मिले जब वो कैंप्स आज़ाद करवाए गए, अमेरिकन फ़ौजें वहाँ पे गई। गैस चैम्बर में लोगों को डाल के भून दिया जाता था, ऊपर से सारा धुआं बन के उनकी लाश भी ख़त्म हो जाती थी। बदतरीन जुल्म जो ज्यूज़ पे, यहूदियों के साथ हुए थे वहाँ पे, हॉलोकॉस्ट जिसको कहा जाता है, तो इसकी हिस्ट्री आप देख सकते हैं सारी। हॉलोकॉस्ट के जो सर्वाइवल्स, जिन्होंने सर्वाइवल वहाँ पे किया, सर्वाइवर्स थे, उनमें से एक ये था, ये जर्मन साइकेट्रिस्ट था। उन बदतरीन हालात में 24-24 घंटे यख बस्ता सर्दी के अंदर बग़ैर लिबास के खड़ा करके सख्त तरीन सज़ाएँ दी गई, और उनसे मजदूरी, लेबर वर्क करवाया जाता था। जब वो बूढ़े होते थे, काम के काबिल कैदी नहीं रहते थे, उन्हें मार दिया जाता था। उन हालात के अंदर ज़िंदा बच जाने वाला ये विक्टर फ्रैंकल बहुत बड़ा साइकेट्रिस्ट बना है। इस किताब के 2 हिस्से हैं। ये कहता है कि इंसान की ज़िंदगी का मकसद अगर उसके सामने हो, वो हर किस्म के टफ़ हालात में जी सकता है, सर्वाइव कर सकता है। उन हालात से लड़ के, उन हालात से निकल कर, वो बाहर आकर ज़िंदगी अपनी बचा सकता है। और जिसके पास मीनिंग नहीं होता, वो ख़ुदकुशियाँ कर जाते हैं, उन हालात में घबरा जाते हैं। जब सामने कोई पर्पज़ हो, तो किताब का नाम है कि मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, इंसान की मकसद की तलाश ज़िंदगी में। ज़िंदगी में आपके सामने बेटा जब कोई गोल होता है, एम्बिशन होता है, मकसद होता है, बैठ के सोचें कि मेरा क्या है, वो होता है तो हर मुश्किल हालात, जैसे सोसाइटी में रहना पड़े, जैसे लोगों में रहना पड़े, ट्रेजेडीज़ आती हैं, लेकिन आप खड़े रहते हैं। द लास्ट फ्रीडम इज़ योर अनकंकरेबल विल, योर फ्रीडम टू चूज़ अ रेस्पॉन्स टू अ सिचुएशन दैट यू आर इन। जिन हालात में आप हैं, उन हालात का असर आपने खुद पे लेना या नहीं, उन हालात में आप क्या रेस्पॉन्स करते हैं सिचुएशन की तरफ, ये आपकी एक फ्रीडम है, आपकी विल है। ये तब होती है जब आपके सामने कोई मीनिंग हो। बहुत सारे काम, आप एफएससी आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों से पूछा जाए आप क्यों हैं, बायो क्यों पढ़ रहे हैं, मैथ क्यों नहीं पढ़ रहे, आप आईसीएस में तो आई कॉम में क्यों नहीं है, व्हाट इज़ द मीनिंग, व्हाट इज़ द पर्पज़। So majority of the people in present day society, they have lost their meanings in their lives. ज़िंदगी में मकसद और पर्पसफुलनेस से खाली है माशरा इस वक्त। तो ये किताब आपको हेल्प आउट करती है। इस किताब के 2 हिस्से हैं। पहले में उसने कंसंट्रेशन कैंप्स, जेलों के एक्सपीरियंसेस देखे हैं कि उनमें किन हालात में रहना पड़ा। इस बुक का जो सेकंड पार्ट है, उसमें इसने ये डिस्कस किया है लीगोथेरापी, साइकेट्री की एक टेक्निक है जो कि यूज़ होती है टू ट्रीट, लोगों का इलाज करने के लिए, जहाँ लोगों को एक मकसद, उनसे डिस्कशन की जाती है, काउंसलिंग की जाती है, उनकी बात को सुनी जाती है, पेशेंट जो डिप्रेस हो, और उससे एक मीनिंग दिया जाता है लाइफ का कि यार इसलिए तुम जियो कि जेलों से जैसे रिहा हो के अपनी फैमिलीज़ वेट कर रही है अपने अपने मुल्कों में, वहाँ जाएंगे वो लोग कितने खुश होंगे अगर आप खुदकुशी ना करो और एक दिन यहाँ से रिहा हो के जाओ। इस लिहाज से ये किताब बड़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, हमारी यूथ के लिए।
This is why I am again and again reading this book, Extraordinary Event of Human Experience, Dr. Viktor Frankl. सर मेरा एक और इसी से मुतालिक एक सवाल है। जी बेटा जैसे पूछिए। कि वो तो उन्होंने तो ये बुक लिखी थी कि एक उन्होंने सीन देखा, वो गुजरे उस मुश्किलात से, तो आपको भी इसने काफ़ी हेल्प आउट किया। आजकल के जो हमारी यूथ है, मैंने अपनी क्लासमेट्स देखे हैं जो कि ज़रा सी बात पे आपस में लड़ने लग जाएंगे, ज़रा सी बात पे वो हाइपर हो जाएंगे, उनके अंदर लड़ाइयाँ झगड़े और ये वो स्टडी के बारे में इतना नहीं वो सोचते, लेकिन लड़ाई झगड़े में फ़ौरन आते हैं। मैं खुद ही इसी तरह का था, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करता हूँ कि मैं इस तरह का क्यों हूँ, लेकिन मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो इस बात को नहीं सोचते कि हम इस तरह क्यों, वो लड़ाई झगड़े को ज़्यादा करते हैं। तो ऐसा क्यों है सर? इस पर क्यों नहीं वो कंट्रोल कर पाते? बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा आपका। लड़ाइयाँ कॉलेज में, इंटरमीडिएट की लाइफ एक लाउबालीपन की उम्र होती है, जो गुस्सा, जुनून, जोश, रोमांटिक डिज़ायर्स, फीलिंग, इमोशंस, पैशन, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, मेमोरी, ये टीन एज की पीक का टाइम होता है, इंटरमीडिएट का ज़माना। आप आए दिन देखते हैं कि एक कॉलेज के लड़के दूसरे कॉलेज वालों से फ़लाँ चौक पे लड़ाई कर रहे हैं। इस हालत में दरअसल सबसे बड़ा डायलेमा ये है, घर वालों की तरफ से भी और कॉलेज की तरफ से भी, कि बच्चे के अंदर जो इमोशनल पावर है और जो पैशन है और जो एनर्जी और स्किल्स हैं, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन ही नहीं दी जा रही। ना स्काउटिंग कैंप्स पे भेजा जाता है, ना क्रिएटिव एक्टिविटीज़ दी जा रही हैं, ना यहाँ पोइट्री कंपटीशन हो रहे हैं, ना स्पीच कंपटीशन हो रहे हैं, ना क्विज़ कंपटीशन हो रहे हैं। पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर हमारे बचपन में, हमारे कॉलेज लाइफ के दौर में देयर वर मैनी क्रिएटिव ऑप्शंस। अब सिर्फ म्यूज़िकल नाइट्स, सिर्फ ऐसे इवेंट्स में इनको एंगेज किया जा रहा है और बच्चे का जज्बातीपन जो है उसको पॉजिटिव एनर्जी में यूज़ नहीं किया जा रहा। जो उसके अंदर एनर्जीज़ हैं उनको कन्वर्ट नहीं किया जा रहा। जिस तरह काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट होती है। Energy can be, you can say energy can neither be created nor be destroyed, but can be converted from one form to another. हमारे केमिस्ट्री वाले टीचर ने, मैं जब फर्स्ट ईयर में था, हमारे केमिस्ट्री वाले टीचर ने ला इस तरह बताते थे कि आप में जितना पोटेंशियल है, एनर्जी है, अपने सब्जेक्ट्स पे लगाओ और कुछ कर जाओ ज़िंदगी में। तो लड़ाइयाँ बच्चे क्यों लड़ते हैं? जब उनके पास सिर्फ रट्टा होता है, जब सिर्फ एग्ज़ाम प्रेशर है, सब्जेक्ट टीचर और सब्जेक्ट का नॉलेज और कोई क्रिएटिव इससे हट के एक्टिविटी, कोई फिज़िकल एक्टिविटी, कोई इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, जब ऐसी एक्टिविटी इंटर की यूथ को नहीं मिलती तो उन्होंने लड़ाइयाँ करनी है। फिर लड़ाई में एग्रेशन और एंगर मैनेजमेंट का जो पूरा साइकोलॉजिकल निज़ाम है, सिस्टम है ह्यूमन लाइफ का, उसको एड्रेस नहीं किया जाता। पेरेंट्स और बच्चे की कंपनी बहुत कम होती है, पेरेंट्स और उसके चिल्ड्रन, इनका आपस में टाइम बहुत कम स्पेंड होता है। फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम है। इस वक्त जहाँ से बच्चे को इनपुट मिल रही है वो सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, चैनल्स हैं, मूवीज़ हैं, डायलॉग्स हैं, जहाँ पे बच्चे को जुगतबाजी की लैंग्वेज इनकलकेट होती है उसके माइंड में। वो अच्छे अखलाक वाले जुमले ही नहीं सुनता, उसके माइंड में इनपुट अच्छी जा ही नहीं रही, नतीजतन उसकी आउटपुट भी, ओए तुझे मैंने ये कहा था, लाइक दैट। अच्छा, अब वो अपने गैंग्स में, लफंटर्स में हीरो बनने के लिए लड़ाइयाँ, जोक्स, जुगत, दूसरे की बात का रिस्पॉन्ड उसी फार्म में उसको करना पड़ता है अपनी उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए। अब उसे कोई पॉजिटिव प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ वो एक अच्छी स्पीच करे, स्टेज पे आके अखलाक के टॉपिक पे बात करे। नॉलेज में दिल नहीं लगता स्टडी में, इस टॉपिक पे आके वो डिबेट करे। जब कॉलेज का लड़का डिबेट कंपटीशन करेगा, स्टेज पे आके यूँ हीरो बनेगा। प्रोमिनेंट होना चाहता है हर कोई, उसको प्रोमिनेंट होने का, अपना टैलेंट दिखाने का कोई पॉजिटिव काम दिया जाए। कुछ है ही नहीं, अब वो लड़ेगा गलियों में, एग्रेशन आएगा उसके अंदर, पोलाइट वर्डिंग उसने सीखी ही नहीं, ना वालिदैन ने मोहब्बत से बात की, ना टीचर्स ने पॉजिटिव टोन यूज़ की, ये क्या कि बच्चे हैं ये ऐसे, इनको इनकी औकात पे रखो। ये नेगेटिव अप्रोच है। मैंने बच्चे की औकात पे नहीं गिरना, मैंने बच्चे को अपनी औकात पे लाना है कि वो भी अच्छी गुफ्तगू करे। मैंने बच्चे को आप क्या के बात करनी है, तुम क्या के नहीं करनी, ताकि उसे आप कहना आए। वो टीचर को और अम्मी अब्बू को यार कहने के बजाय एक रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी, कैरेक्टर सोसाइटी का समझे। तो लड़ाइयाँ, झगड़े, इसमें काउंसलिंग की ज़रूरत है, इस चीज़ से अवॉइड करने की ज़रूरत है।
आप सिर्फ इतना सोचें कि लड़ के आप 2 लोगों को मार लेंगे, 3 लोगों को मार लेंगे, मौत का एक झटका आपकी सारी बदमाशी ले डूबेगा। ये कोई बड़ा काम नहीं है लड़ लेना, लोगों को मार लेना। बड़े बड़े दुनिया में बदमाश आए, राख का ढेर मिट्टी में मिल गए। दे आर फर्टिलाइजिंग द डैफोडिल्स नाउ। अब वो ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ा रहे हैं, ऊपर दरख्त उगे हुए, जंगल उगे हुए हैं उनकी कब्रों के ऊपर। तो लड़ना, लड़ाइयाँ जीतना, ग्रुप्स बना लेना, गैंग्स लेके आ जाना, लोगों को मार देना, गुस्सा, नफ़रत, लड़ाइयाँ, इश्तियाल अंगेज़ी, ये हाईली डिस्ट्रक्टिव है। इसके बजाय पॉजिटिव काम करें, दरख्त उगाएं, शजरकारी मुहिम शुरू कर दें अपने मोहल्लों में। अपने मोहल्लों से कूड़े करकट उठाएं मिल के लड़के, सिस्टम बनाएं सफाई सुथराई का। रनिंग करें, एक्टिविटीज़ करें, पार्क्स में जाएं, वॉक करें, जॉगिंग करें, क्रिएटिव काम करें, लोगों की हेल्प करें। This is, I think, an answer to your question. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Welcome, beta.